प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं वार्षिक परीक्षा पेपर हिंदी का कक्षा 9वीं का। और आपको सबसे पहले इस वीडियो की शुरुआत में बता दूं जो चीज़ आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले चीज़ कि आपके 33 जो जिले हैं, 33 जो आपके जिले हैं, इन सभी जिलों में जो पेपर होता है वो पेपर अलग अलग आते हैं। एक चीज़ तो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि पेपर अलग अलग आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस जो है मैच हो जाते हैं। क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं, आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारे जिलों के क्वेश्चंस मैच होते हैं। ये नहीं कि सभी जिलों में 33 के 33 जिलों में क्वेश्चन मैच होंगे। 33 में से किसी 4 जिलों में एक जैसे क्वेश्चंस दिख जाएंगे, जैसे इस पेपर का क्वेश्चन किसी भी जिले में आ सकता है। और इसका कोई भरोसा नहीं है कि आपका पहला क्वेश्चन जो है बहुविकल्पीय ही रहे, क्योंकि हर जिले का पैटर्न पेपर अलग अलग होता है। आपका पहला क्वेश्चन गद्यांश आधारित हो सकता है या केवल एक वाक्य में उत्तर का भी हो सकता है। तो प्रश्नों की श्रृंखला इस आपके जो पूरे जिले हैं उसमें चेंज होती रहती है। 33 जिलों में 33 तरह के अलग अलग पेपर देखने को मिलते हैं, लेकिन क्वेश्चंस काफी जिलों में मैच हो जाते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अभी जो आप पेपर देख रहे हैं इसके सॉल्यूशन की बात करूंगा, सारे क्वेश्चंस बताऊंगा। इसमें टोटल है जो है 4 प्रश्न है और टोटल प्रश्नों की संख्या 44 है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को। अब यहाँ पे देखिए, ये प्रश्न पत्र किसी भी जिले में आ सकता है, इसमें से कोई भी प्रश्न आपके जिले में आ सकता है। आपका एग्जाम में आपको इसमें से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो पहला जो प्रश्न पूछा गया है, इस जल प्रलय में रचना में पंडीश्वर नाथ रेणु ने कहाँ की बाढ़ का वर्णन किया है? तो कौन सा आंसर हो जाएगा? तो इन्होंने जो बाढ़ का वर्णन किया है वो कौन सा किया है? तो आंसर हो जाएगा हमारा, उन्होंने पटना के बाढ़ का वर्णन किया है। तो ब ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों ने तैयारी कर ली है तो आपको इस पेपर का कितना आप आंसर जानते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि सर मैंने इतने सही बता दिए। तो आपके कमेंट का इंतजार रहेगा ताकि आपके दूसरे जो पेपर्स हमारे पास आ चुके हैं उनको भी अपलोड कर दिया जाए समय अनुसार। अगला जो प्रश्न आप देख रहे हैं, जिसमें आपको दूसरा प्रश्न पूछा गया है, इसमें पूछा गया है एक कुत्ता और एक मैना नामक पाठ हिंदी की किस विद्या पर आधारित है? यानी कि ये किस विद्या में रचना इसकी की गई है? ये निबंध है, स्मरण है, रिपोर्टाज है या उपन्यास है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी को आइडिया लगा करके बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल आइडिया लगाइए आप, और आपको अंदाजा लगाना चाहिए कि इसमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। आंसर हो जाएगा आपका ये निबंध की रचना है। इसकी विद्या कैसी है? निबंध है। ठीक है, तो यहाँ पे ब ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, तीसरा प्रश्न पूछा गया है प्रेमचंद का जन्म कब हुआ? कौन से सन में हुआ? हाँ, सभी बच्चों ने सही सोचा है। इनका जन्म जो है 1880 के दौरान हुआ। यहाँ पे फिर से बी ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चौथा प्रश्न देखिए, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, यह कथन है किसका कथन है ये भैया? तो ये कथन बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप लोगों ने, आइडिया तो सही लगाया है। बी ऑप्शन बिल्कुल मोती का कथन है ये। तो यहां पर जो है ब ऑप्शन फिर से सही हो गया। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। यहां पांचवा जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, देखिए ध्यान से, सुरखाव शब्द से अभिप्राय है। तो सुरखाव शब्द का क्या अभिप्राय है ये आपको बताना है। तो सुरखाव जो है ये क्या है? चक्रवाक पक्षी जो है उसको सुरखाव भी बोलते हैं। तो यहाँ पे 100 ऑप्शन, पांचवें प्रश्न का 100 ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। अगला जो प्रश्न है छठा देखिए। छठे प्रश्न में आपसे पूछा गया है, देखिए मेघ आए रचना के, यहाँ पे रखना नहीं है, रचना है ना, रचना के रचनाकार हैं। तो मेघ आय रचना के रचनाकार कौन है ये आपको बताना है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा, देखिए आपका जो 11th का और 9th का जो पेपर होता है, वार्षिक या अर्धवार्षिक जो भी पेपर होते हैं ना आपके, तो इन पेपरों में क्या होता है कि मिस्टेक्स किसी किसी क्वेश्चन के अक्षर में जरूर आपको मिलते हैं। आपने अगर अर्धवार्षिक दिया है तो आपको याद होगा कि अर्धवार्षिक में भी काफी क्वेश्चंस मिस्टेक्स थे। तो यहाँ पे जो छठा प्रश्न है, मेघ आय रचना के रचनाकार का नाम जो है आपको बताना था, और इसका सही आंसर हो जाएगा मेघ आय रचना जो लिखी गई थी, ये लिखी गई थी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा। तो यहाँ पे जो है अ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें सातवां जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। सातवां जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है अत्यधिक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग जो है आपको बताना है। तो अत्यधिक शब्द में जो उपसर्ग है आगे की तरफ लगता है, प्रत्यय जो है पीछे की तरफ लगता है। तो आपको बताना है इसमें आगे की तरफ कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है अत्यधिक में। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन अति जो है इसमें ऊपर उपसर्ग जो है यूज किया गया है। तो सातवां प्रश्न जो है आपका एमसीक्यू समाप्त होता है। अब आते हैं हम आठवें प्रश्न की तरफ। तो आठवें प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा गया आपसे, मेघों के स्वागत में झुक गए, कौन झुक गए मेघों के स्वागत में? ये आठवें प्रश्न में पूछा गया आपसे। तो क्या आंसर हो जाएगा? इसमें जो है पेड़ जो है वो सारे के सारे झुक गए। तो यहां पर जो है आपका क्या आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पे दो ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा।
अब जो 9वां प्रश्न है ये रिक्त स्थानों की पूर्ति के ऊपर आधारित है। तो 9वां प्रश्न देखिए और फिर हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं 9वें प्रश्न के। तो 9वां प्रश्न में देखिए यहाँ पर कबीर दास की रचनाओं का संग्रह खाली स्थान है। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। कबीर दास की रचनाओं का संग्रह जो है वो बीजक है। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा आपका, बीजक। तो यहाँ पर जो आंसर आप लिखेंगे वो लिखेंगे बीजक। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा बीजक। तो जिसने आइडिया लगाया था कि बीजक सही होगा तो इसका आंसर सही है। साथ ही साथ आपको बता दूं, यदि आप अपने जिले का पेपर सॉल्यूशन के लिए, जैसे आपने ये सॉल्यूशन देखा है, अगर आप सॉल्यूशन के लिए भेजना चाहते हैं तो अपना जो पेपर है पहले पेज से लेकर आखिरी पेज तक, जैसे आप ये सॉल्यूशन देख रहे हैं, तो उसका पीडीएफ जो है हमारे को भेज सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे पीडीएफ भेजने के लिए एक व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, जिसका नंबर आप नोट कर लीजिए 8469022568। ठीक है, तो ये नंबर जो है इस पे आप पीडीएफ सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप सेंड करना चाहें तो इसका अपना जो पेपर है, किसी भी पेपर का जो सॉल्यूशन आपका जो वार्षिक परीक्षा हो रही है, ठीक है ना, इसका पेपर जो है हमारे को भेज सकते हैं इस नंबर पे पीडीएफ फॉर्म में और साफ भेजेंगे। देख रहे हैं आप पेपर कितना साफ है, ये पेपर जिस जिले का है। तो आपको पता होना चाहिए कि पीडीएफ बनाना भी आना चाहिए। और पीडीएफ बनाना नहीं आता तो बहुत ही सिंपल सा है, प्ले स्टोर पे बहुत सारे ऐप्स आते हैं पीडीएफ बनाने वाले। फोटो खींचिए और पीडीएफ बना दीजिए। फोटो आपको साफ खींचना है, पीडीएफ ऑटोमेटिक बन जाएगी। अगर नहीं पता है तो यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए कि किसी फोटो का पीडीएफ कैसे बनाए। तो आपका 4 पेज है तो 4 फोटो आएंगे और चारों फोटो का जो है आप पीडीएफ बना के भेज सकते हैं। नंबर मैंने आपको नोट करवा दिया, ध्यान रखिएगा 8469022258। ये 5 है आपका 568। अब जो है आपका प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के लेखक खालिस्तान हैं। तो इसके लेखक कौन हैं? तो आपको सभी को लग रहा होगा यार प्रेमचंद ही होंगे इसके लेखक। नहीं, इसके जो लेखक है वो हरिशंकर परसाई हैं। हरिशंकर परसाई। अगर आप हरिशंकर भी लिख देते हो तो आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो हरिशंकर परसाई जो है इसका आंसर होने वाला है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, इसमें पूछा प्रेम वाटिका रचना के रचनाकार खालिस्तान हैं। तो इसके रचनाकार कौन है? तो बिल्कुल सही समझा होगा आप लोगों ने, जिसने भी इसका आइडिया सही लगाया है वो होगा आपका रस खान। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, रस खान जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें है आपसे पूछा गया है 12वां प्रश्न जो है, कोहरे से ढकी सड़क पर खालिस्तान काम पर जा रहे हैं। तो यहां पर क्या आंसर हो जाएगा? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे। बच्चे जो है काम पर जा रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहां पूछा गया है जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं वे खालिस्तान कहलाते हैं। तो भैया जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषताएं कहलाते हैं उन्हें हम जो है सीधा सीधा क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर हो जाएगा? विशेषण। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया कि विशेषण कहलाते हैं भैया। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। वहां एक लंगड़ी खालिस्तान को देखकर गुरुदेव ने कहा कि वह युद्धभ्रष्ट है। तो इस यहाँ पे कौन सा आंसर आ जाएगा? बिल्कुल सही बताइए। यहाँ पे आ जाएगा आपका ऑप्शन में मैना। मैना जो है इसका सही आंसर होगा। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। या लुकुटी अरु खालिस्तान पर राज तिहू पुर को तजी डारो। तो यहां पर जो है क्या आ जाएगा? यहाँ पे उरु कमरिया। आपने ये पढ़ा होगा तो आपको याद भी होगा। तो यहाँ पे देखिए कमरिया जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो कमरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सांवले सपनों की याद पाठ खालिस्तान की याद में लिखा गया। तो ये किसकी याद में लिखा गया? तो सांवले सपनों की याद जो है पाठ ये सालिम अली की याद में लिखा गया है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका सालिम अली हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सालिम अली लिख देंगे। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पे जहां पे सत्य असत्य पूछा गया है। तो बहुत ही अच्छा पैटर्न है जहां पर ये आया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे आपको सत्य असत्य बताने हैं। तो सबसे पहला जो आपका सत्य असत्य है इसमें जो पूछा गया है उसकी बात करेंगे। तो 17 नंबर क्वेश्चन जो है सत्य असत्य से स्टार्ट है। हीरा और मोती बहुत अच्छे मित्र थे, ये सत्य है या असत्य?
सभी बोलेंगे ये तो सर जी सत्य है। तो यहाँ पर जो मैंने करना है टिक सत्य पे, सत्य जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। रसखान राम भक्त कवि हैं क्या? रसखान राम भक्त कवि हैं क्या? तो ये सत्य होगा या असत्य? तो ये असत्य है भैया। रसखान जो है राम भक्त कवि नहीं थे। वो कौन थे? वो कृष्ण भक्त भक्त कवि थे, कृष्ण भक्त थे। ठीक है, ये ध्यान रखोगे। जो चीज है मैं आपको बताता जा रहा हूं, इनको थोड़ा सा ढंग से याद करना है आपको। इसके बाद माटी वाली कहानी में मूल रूप से विस्थापितों की समस्या को उभारा गया है। क्या ये बात सही है कि उनके समस्या को उभारा गया है? तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगर आपने माटी वाली कहानी पढ़ी है तो आप बोलोगे कि उनकी समस्या उभारी गई है, तो ये हो जाएगा आपका सत्य। 19वें के बाद आते हैं हम 20वें प्रश्न पे। और 20वें प्रश्न में आपसे देखिए पूछा गया है, ग्राम श्री पाठ में ग्राम को मरकत डिब्बे सा खुला बताया गया है। क्या ये सही बात है कि भैया खुला बताया गया है? तो हाँ हाँ बिल्कुल सही सर, ये बिल्कुल खुला बताया गया है, तो इसका राइट भी आंसर सत्य। अगला जो प्रश्न है 21वां देखिए, कबीरदास रीतिकाल के कवि हैं। क्या ये प्रश्न हमारा सही है? तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? नहीं जी, कबीरदास रीतिकाल के तो है नहीं, तो ये तो असत्य हो गया। लेकिन ये है कौन से काल के? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ये जो है भक्ति काल के कवि हैं। इसके हैं भक्ति काल के। तो यहाँ पर जो है आपका भक्ति काल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मयंक सूर्य का पर्यायवाची शब्द है क्या? मयंक जो है सूर्य को बोला जाता है क्या? ये आपको बताना है, इसका पर्यायवाची है क्या? तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? सत्य होगा? नहीं जी नहीं, ये हमारा असत्य होगा। और लेकिन मयंक कहते किसको है, किसका पर्यायवाची है? तो ये चांद का है। इसका है चांद या चंद्रमा बोलते हैं हम, तो हम चांद लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, कैदी और कोकिला कविता दिनकर जी द्वारा रचित है क्या? तो कैदी और कोकिला दिनकर द्वारा रचित है ही नहीं। अगर आपने पढ़ा है ये पाठ ध्यान से, तो ये इसके रचयिता है कौन? तो इसके रचयिता का नाम बताइए। माखन लाल चतुर्वेदी। इसके रचयिता का नाम क्या है? माखन लाल चतुर्वेदी। किसके? कैदी और कोकिला को किसने लिखा है? माखन लाल चतुर्वेदी ने। और यहाँ पे दिया क्या है कि इसमें बोल रहा है कि दिनकर ने लिखा है, तो ये क्या है? असत्य है। तो असत्य हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मेरे परिवार में प्राय 100 वर्ष तक लड़की नहीं थी। मेरे परिवार में प्राय 100 वर्ष तक लड़की नहीं थी। क्या ये वचन सही है? तो बोलोगे हाँ या ना? तो ना बोलिए भैया, क्योंकि ये कथन ही गलत लिखा है। मेरे परिवार में प्राय कितना? 200 वर्ष तक लड़की नहीं थी। 200, ठीक है ना? 200 वर्ष तक लड़की नहीं थी, ये इसका सही आंसर है। अगर ये स्टेटमेंट लिखा होता तो क्या हो जाता? सत्य हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? एक 100 वर्ष, केवल 100 वर्ष लिखा है। और यहाँ पे क्या होना चाहिए? 200 वर्ष होना चाहिए, तब ये सत्य हो जाता। लेकिन अभी ये असत्य है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है लघु उत्तरात्मक प्रश्न, यानी कि 1 अंक के प्रश्न। अभी हमने सत्य सत्य कर लिया, ठीक है। अब जो हमारा 25 नंबर प्रश्न है, ये छोटे प्रश्न है 1 नंबर के, जिसके उत्तर हमें लिखने हैं। मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है? तो मृत्यु का तरल दूत जो है किसको कहा गया है? बाढ़ के निरंतर बढ़ते हुए जल स्तर को जो है मृत्यु का दूत कहा गया है। अगला जो प्रश्न है देखिए, भूख मीठी की भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है? यानी कि स्वाद भोजन में नहीं बल्कि मनुष्य को लगने वाली भूख में होती है, इसका मतलब ये कहा गया है। इसका जो नेक्स्ट है, टिहरी बांध किस नदी पर और वह कहाँ बना हुआ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टिहरी बांध जो है उत्तराखंड राज्य में बना हुआ है, ठीक है। और कौन से नदी में बना हुआ है ये भी पता होना चाहिए। तो भागीरथी तथा आपका किस पे, दूसरा जो नदी का नाम है वो क्या हो जाएगा? एक तो भागीरथी है और दूसरा जो है वो है भिलंगना पर बनाया गया। तो अगर आप भागीरथी भी लिख देते हैं तो ये बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य में, ठीक है, कहाँ बना हुआ है? उत्तराखंड राज्य में। और किस नदी पे बना है? तो आप लिख दोगे भागीरथी नदी पर बना हुआ है, या फिर विलांगना भी आप लिखना चाहो तो लिख दोगे विलांगना, ठीक है। भागीरथी तथा विलांगना पे बना हुआ है। 3 तेरा होना मुहावरे का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग करना है। तो 3 तेरा का अर्थ क्या होता है? 3 तेरा का मतलब होता है तितर बितर होना। क्या होता है? 3 तेरा होना यानी कि तितर बितर होना। वाक्य में प्रयोग क्या कर देंगे कि भारतीय सैनिक ने आतंकवादियों को 3 तेरा कर दिया।
भारतीय सैनिकों ने आतंकवादियों को तीन तेरा कर दिया, यानी कि भारतीय सैनिकों ने आतंकवादियों को तितर बितर कर दिया। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब 29वां प्रश्न देखिए, यहां पर अगर आप 29 तक सारे प्रश्न सही करते हैं तो 29 अंक तो आपके आ चुके हैं। ध्यान रखिएगा आप बढ़िया तरीके से, है ना। किरण व हाथ के तीन तीन पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो किरण जो है, सबसे पहले किरण के अगर हम पर्यायवाची बात करें तो किरण जो है प्रभा होती है, किरण का पर्यायवाची प्रभा होता है, ज्योति होता है और दीप्ति होती है। तो ये तो हो गया आपका पहला आंसर। ठीक है, किरण का क्या क्या होता है मैंने आपको बताया, दोबारा से सुन लीजिए। प्रभा होता है, ज्योति होता है और दीप्ति होता है। और जो हाथ का पर्यायवाची होता है वो कर होता है। ठीक है, और साथ ही साथ बाहु भी होता है और भुजा भी होती है। तो बाहु, भुजा और कर जो है आप लिख सकते हैं। अब जो है 29वें के बाद देखिए 30वां प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत की रचनाओं के नाम लिखिए। तो सुमित्रा नंदन पंत जो है उनकी रचनाएं कौन कौन सी है, तो एक ग्रंथि है। ठीक है, ग्रंथि जो 1920 में उन्होंने लिखा था, आपको सन लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बताने के लिए लिखा है। ग्रंथि है आपका, वीणा है, पल्लव है, गुंजन है और युगांत है। उसके अलावा अपने बुक से भी आप लिख सकते हैं। बाकी ये रचनाएं तो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि सुमित्रा नंदन पंत का काव्य परिचय भी पूछा जाता है और साहित्यिक परिचय भी पूछा जाता है। अब बढ़ते हैं हम अपने 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 31 नंबर देखिए ध्यान से और उसको समझिए। यहां देखिए, यहां जो 31 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त वाक्य की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। तो जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजकों से जुड़े होते हैं, योजक जैसे कि तथा और, है ना, तो ये योजक कहलाते हैं। तो जो है आप देखो यहां पर मैंने एग्जाम्पल भी दिया है आपको। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य, ध्यान रखना कि सरल वाक्य जब योजक से जुड़े होते हैं तो उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए मैं बोल सकता हूं, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। तो यहां पे योजक कौन सा है, और है। अगर इसकी जगह तथा होता तो भी हमारा योजक कहलाता। बहुत सारे योजक शब्द होते हैं। इसके बाद जो है 32वां प्रश्न देखिए, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। तो यहाँ पे मानसरोवर से कवि क्या कहना चाहता है कि मानसरोवर से कवि का आशय है हृदय रूपी तालाब। ठीक है, क्या है, जो हृदय रूपी तालाब जो हमारे मन में स्थित है। कवि का आशय मानसरोवर से ये है कि कवि जो है कहता है कि हमारा हृदय जो है ये एक तालाब के समान है जो हमारे मन के अंदर स्थित है। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब जो है यहाँ पे एक अंकीय प्रश्न खत्म होने के बाद आपके जो है लघु उत्तरात्मक प्रश्न शुरू होते हैं, जो 3 अंकीय रहेंगे। 3-3 अंक के प्रश्न जो है यहाँ से शुरू हो रहे हैं। अब देखिए, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजाड़ना चाहिए, इस कथन का आज से आपको स्पष्ट कर देना है। तो ये बड़े क्वेश्चन हैं, आप इनको तैयार करिएगा। मैं जितने भी छोटे क्वेश्चन हैं उनके आंसर बता रहा हूं, लेकिन इन प्रश्नों को जरूर तैयार करिएगा। और इन प्रश्नों को पढ़ के अगर एक नज़र मार लेते हैं कि आपने ये पढ़ा नहीं है तो आप देख लेना, बाकी पढ़ रखा है तो कोई बात नहीं है। 34वां जो प्रश्न है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। तो क्या आंसर हो जाएगा, आप बता सकते हैं आसानी से। ठीक है ना। उसके बाद जो है आपका 35वां प्रश्न है, कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। आप अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जो है, गुरुदेव ने शांति निकेतन को छोड़कर कहीं और रहने का मन क्यों बनाया। तो आपको जैसे मैंने बता दिया है कि अगर आप अपने क्वेश्चन पेपर का, आपका जो भी पेपर पहला हो रहा है, क्योंकि अच्छा एक चीज और आपको बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो आप तो पीडीएफ अपना भेज ही दोगे आंसर अगर आपको चाहिए तो, जो कि मैंने व्हाट्सएप नंबर आपको दे ही दिया। अभी अभी वीडियो में मैंने मेरे बता दिया था कि व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना है। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो आपके 33 जिले हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि उसमें आपका जो पहला पेपर सब जगह हिंदी ही हो रहा है। ठीक है, सभी जगह हिंदी नहीं हो रहा, कहीं पर इंग्लिश हो रहा है पहला पेपर। ठीक है, कहीं पर आपका मैथ हो रहा है पहला पेपर, और कहीं पर जो है आपका कौन सा, आपका दूसरा कोई भी पेपर जो है, हो सकता है कि सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी हो रहा हो। ठीक है, उसके अलावा जो है आपका कहीं पर साइंस भी हो सकता है पहला पेपर। तो हर जिले में मेरे पास टाइम टेबल है, मैंने देखा था सभी में बहुत सारे जो हैं अलग अलग इधर उधर के पेपर जो हैं, पहले दिन कुछ और है, दूसरे दिन कुछ और है। सभी जिलों में अलग अलग पेपर, मतलब कहीं पे मैथ का पहले हो जा रहा है, आज जैसे मैथ का आज हिंदी का हो रहा है, तो कहीं पर आज ही के दिन इंग्लिश का हो रहा है, तो आज ही के दिन किसी जिले में मैथ्स का भी हो रहा है, और आज ही के दिन किसी जिले में एसएसटी का भी हो रहा है। तो आप लोग जितना आप एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं, तो आप पीडीएफ जो है अपने पेपर का, जो भी आप पेपर दे रहे हैं किसी भी जिले में दे रहे हैं, तो आप सीधे सीधे पेपर का पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में।
ठीक है, ये नंबर जो मैंने आपको बताया था पेपर भेजने के लिए, उसको ध्यान रखिएगा, और उस पर केवल आप पेपर भेज सकते हैं। उसके अलावा वो केवल हेल्पलाइन है स्टूडेंट्स के लिए, कि ताकि वो जो पेपर भेजे उसका सोल्यूशन उन तक पहुंचा दिया जाए। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। यहां पर देखिए, बच्चों का काम पर जाना एक बड़े हादसे के समान क्यों है, ये आपको डिस्क्राइब कर देना है, बता देना है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। इसमें जो अगला प्रश्न है वो देखिए, यह बोला गया है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करके वाक्य में प्रयोग कर देना है। तो आप सिंपल सा मुहावरा पूछा गया है, अपना उल्लू सीधा करना। सबसे पहले तो आपको इसका अर्थ बताना है कि इसका अर्थ क्या होता है। जैसे मैंने अभी अभी आपको एक मुहावरा बताया था, उसका अर्थ भी बताया था, तितर बितर का। तो उसी तरह से आपको तितर बितर करना मतलब आपको क्या करना है, तितर बितर मतलब सॉरी, तीन तेरा करना, उसको क्या बोला था मैंने, तितर बितर करना। तो अपना उल्लू सीधा करना मतलब काम निकालना। ठीक है, अब आप अपने दोस्त का लिख सकते हो एग्जाम्पल, या फिर किसी का भी लिख सकते हो। तो इस तरह से आप इसका एग्जाम्पल वाक्य में प्रयोग लिखोगे। पहले तो आप लिखोगे इस तरह से अर्थ, ठीक है, और अर्थ लिख करके यहाँ पे सामने ऐसे एरो डाल के अर्थ लिख दोगे। अब फिर लिखोगे वाक्य प्रयोग, वाक्य प्रयोग। अब इसको लिख करके आप जो है सीधा सीधा यहाँ पर वाक्य प्रयोग कर दोगे। तो इस तरह से आपका पहला ऐसा पहले का आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से दूसरे का आग बबूला होना, यानी कि क्रोधित, अत्यधिक क्रोधित होना या बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर कर देंगे। इसके बाद आ जाइए, नेक्स्ट जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। यहां पर देखिए, मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या क्या परिवर्तन हुए, ये आपको बताना है। तो 40वां प्रश्न आपका बेहतरीन प्रश्न है। अब निबंधात्मक प्रश्नों की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है अपठित गद्यांश, मैंने बताया था कि पहला प्रश्न भी आपका ये गद्यांश, ये जो गद्यांश दिया गया ना 41वें नंबर पे, ये हो सकता है किसी किसी जिले में पहले नंबर पे क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, पहला प्रश्न यहीं से स्टार्ट हो। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारे जिलों में ऐसा होता है। तो ऐसा नहीं सोचे कि पेपर जो है मेरा भी बिल्कुल सेम टू सेम पहले एमसीक्यू से शुरुआत होगा, तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। इसके बाद जो है आपका, अब इन प्रश्नों को उत्तर देना है, क्या देना है, अपठित गद्यांश है, और गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के आपको जो है उत्तर देना है। तो इस गद्यांश को जब पढ़ लोगे आप, तो इसमें सारे 1 अंक के प्रश्न पूछे गए हैं आपसे। इसमें जो आपका पैराग्राफ है, इसको ढंग से आप पढ़ेंगे तो आपको इसके सारे प्रश्न के उत्तर मिलेंगे। राष्ट्रभाषा की आवश्यकता राष्ट्रीय सम्मान की दृष्टि से भी है। वस्तुतः राष्ट्र की अस्मिता, गरिमा एवं प्रभुत्व शक्ति संपन्नता के लिए भी राष्ट्रभाषा का विशेष महत्व है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर पैराग्राफ आप ढंग से पढ़ोगे तो आपको मिलेगा कि राष्ट्रभाषा का जो है यहाँ पे महत्व बताया गया है। तो यहाँ पे चलिए हम इस प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। तो ये पैराग्राफ है, आप इसको पढ़ लेना आराम से, और मैं आराम से दिखा रहा हूँ आपको, इस पैराग्राफ को पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद देखिए पहला प्रश्न जो इस पैराग्राफ से, क्योंकि अनसीन है, तो आपका जो पहला पैराग्राफ है वो देखिए, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। तो अभी हम कह सकते हैं कि उचित शीर्षक जो है राष्ट्रभाषा का महत्व है। ठीक है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका जो शीर्षक हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रभाषा का महत्व। तो जो है इसका आंसर हम क्या लिख देंगे, राष्ट्रभाषा का महत्व। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरों के सामने हाथ पसारना किसका घोतक है। तो अगर आप इस पैराग्राफ को पढ़ चुके हैं तब आपको इसका आंसर पता चलेगा। चलिए मैं बता देता हूं इसका आंसर। दूसरों के सामने हाथ पसारना किसका घोतक है, तो यहाँ पे पहले पैराग्राफ में तीसरी लाइन में जो है आपको दिखाई देगी, दूसरों के सामने हाथ पसारना समृद्धि का नहीं दरिद्रता का चिन्ह है, यानी कि दरिद्रता का घोतक है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दरिद्रता का घोतक है। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा, किसका घोतक है, तो यहाँ पर जो है हम लिख देंगे दूसरों के सामने हाथ पसारना दरिद्रता का घोतक है। इस किसका के जगह हम दरिद्रता लगा देंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन इसमें पूछा गया, राष्ट्रीय सम्मान को बट्टा कब लगता है। तो यहां पर देखिए इस पैराग्राफ में इसका आंसर मिलेगा बट्टा। राष्ट्रीय सम्मान को बट्टा कब लगता है, तो देखिए यहां पर भी लिखा हुआ है, देखो बट्टा लगता है, ये रहा। तो यहाँ पर देखेंगे कि जिसकी अपनी भाषा है वह दूसरे की भाषा क्यों उधार ले, यानी कि हम कह देंगे राष्ट्रीय सम्मान को बट्टा जब लगता है जब देशवासी अपनी भाषा की अपेक्षा जो है विदेशी भाषा को महत्व देते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, जब अपने ही देशवासी विदेशी भाषा को महत्व देते हैं तो देश के सम्मान को बट्टा लगता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए इसमें, पराधीनता का परिचायक किसे माना गया है। तो बहुत ही सिंपल सा, जब पैराग्राफ आपने पढ़ लिया है तो आपको क्या आंसर मिल जाएगा, जो अंग्रेजी भाषा के प्रति मोह रखना जो है, अंग्रेजी भाषा के प्रति मोह रखना जो है परिधानता का परिचायक माना गया है। ठीक है,
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पांचवा, देखिए राष्ट्रीय सम्मान की दृष्टि से क्या आवश्यक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इसमें, अगर पैराग्राफ पढ़ लिया है तो राष्ट्रीय सम्मान की दृष्टि से जो आवश्यक तत्व है, यानी कि जो चीज आवश्यक है, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना आवश्यक है। राष्ट्रीय सम्मान की दृष्टि से क्या आवश्यक है कि राष्ट्रीय सम्मान की दृष्टि से हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाना या घोषित करना आवश्यक है। इसके बाद देखिए छठा क्वेश्चन, राष्ट्रभाषा का महत्व किस दृष्टि से विशिष्ट माना जाता है। तो क्या आंसर हो जाएगा, राष्ट्रभाषा का महत्व जो है वो किस दृष्टि से महत्व माना जाता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर लिख देंगे, राष्ट्र की अस्मिता, गरिमा और प्रभु शक्ति संपन्नता की दृष्टि से राष्ट्रभाषा को विशिष्ट जो है माना जाता है। अगर आप देखेंगे पहली लाइन है ना, यहां पर आपको मिलेगा, राष्ट्र की अस्मिता, गरिमा और प्रभुत्व शक्ति संपन्नता के लिए राष्ट्रभाषा को जो है विशेष महत्व है, यानी कि जो है क्या माना जाता है, इसको हम बोल सकते हैं कि राष्ट्रभाषा को जो है विशिष्ट माना जाता है। विशेष मतलब विशेष महत्व है, यानी कि विशिष्ट माना जाता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ जाएगा, और इसको विशेष महत्व की जगह हम विशिष्ट माना जाता है लिख देंगे। तो इस तरह से ये पैराग्राफ का आपने आंसर देखा। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या कर देनी है आपको। तो इसका प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। मानुष हो तो ये वाला जो है आप देख सकते हैं रसखानी लिखा है, यानी कि रसखान का जो सवेय छंद से ये जो लिया गया है, आपकी क्षितिज जो पुस्तक है उससे ये संकलित है। ठीक है, और इसका रचयिता जो है रसखान है, और रसखान जो है इसमें हम व्याख्या करते हुए लिख देंगे कि रसखान क्या कह रहे हैं, देखेंगे कि यहाँ पर रसखान ने ब्रज के प्रति जो है अपनी श्रद्धा का वर्णन किया है। इसमें आप देखोगे, पढ़ोगे इसको, तो आपको मिलेगा कि इसमें जो है ब्रज के प्रति अपनी श्रद्धा का वर्णन किया गया है। इसमें जो बोला है उसने कि चाहे जो वो हो आपका मनुष्य का शरीर हो, चाहे यहाँ पर पशु का, चाहे मनुष्य का शरीर हो या पशु का, हर हाल में ब्रज में ही निवास करने की उसकी इच्छा रहती है। यानी कि मनुष्य भी ब्रज में रहना चाहता है और पशु भी ब्रज में रहना चाहता है। यदि मनुष्य हो तो गोकुल में ग्वालों के रूप में बसना चाहिए। अगर मनुष्य होते हैं तो हम कैसे बसेंगे, गोकुल में गोकुल में ग्वालों के रूप में बसेंगे। और अगर यदि पशु है तो नंद की गायों के साथ जो है चरना चाहिए या चरना चाहेंगे। तो इसमें यही सारी चीजें बताई गई हैं। अगर पत्थर है तो गोवर्धन का पहाड़ होना पसंद करेंगे। ये चीज इसमें जो है बताई गई, स्पष्ट की गई है, जिसे श्री कृष्ण ने अपने अंगूठे पे उठा लिया था, उंगली पे उठा लिया था बोल सकते हैं। और पक्षी हैं तो उन्हें जो है यमुना नदी के किनारे जो कदम्ब का डाल है उस पर बसेरा करना जो है उनको पसंद आएगा। तो ये सारी चीजें जो है आप इसमें थोड़ा सा इसको शब्दों में पिरो के लिख सकते थे। मैंने केवल आपको लाइन टू लाइन अर्थ बता दिया, तो इसी को केवल आपको लिख देना था, व्याख्या यही हो जाएगी। इसके बाद जो है आप अपना कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि आपके कितने नंबर आए हैं इस जो आपने पेपर दिया है अभी। तो आपका कमेंट बता दें कि आपका जो है स्कोर कितना हुआ है इस पेपर में। ठीक है, स्कोर जरूर कमेंट करें। और जो है आपको 43 नंबर जो देखिए, अपने आपको गणेश मानते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को विद्यालय में खेल कूद सुविधा बढ़ाने हेतु एक पत्र जो है आपको लिखना है, यानी कि प्रार्थना पत्र की बात हो रही है। पत्र तो अब जब प्रधानाचार्य की बात हो रही है तो प्रार्थना पत्र की बात हो रही है। इसी में अथवा पाठ भी दिया गया है कि आपके पिताजी का स्थानांतरण यानी ट्रांसफर हो गया है, अतः अपने प्रधानाचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी टीसी प्रदान करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है, तो ये 6 अंक का यहाँ पर पूछा गया है। इसके बाद जो अंतिम प्रश्न है इसमें आपसे क्या पूछा गया है, देखो इसमें पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखना है। तो देखिए कोरोना वायरस 21वीं सदी की महामारी, ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। और इसके अलावा जो है कन्या भ्रूण हत्या, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण प्रदूषण, ये तो महा इंपॉर्टेंट है। और मोबाइल फ़ोन, ये भी आपका इंपॉर्टेंट ही है। मतलब यहाँ पे जो भी दिए गए हैं सबसे ज़्यादा आपको क्वेश्चन हर 33 जिलों में लगभग हर पेपर में ये आ रहा है, या जिसका नहीं हुआ है उसमें आएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे मैंने क्वेश्चंस कराए आपको। बाकी आपको मैंने बता दिया, आप अपना पीडीएफ फॉर्म जब भी आपका पेपर होता है, क्योंकि हर जिले में अलग अलग समय पे अलग पेपर है, तो आप अपना पीडीएफ फॉर्म भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं बता चुका हूँ इस वीडियो के दौरान। और साथ ही साथ जो है आपको जितने भी सॉल्यूशंस चाहिए उनको आप भेज सकते हैं। चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, आप उसको इमीडिएट भेज सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आपको सॉल्यूशंस दे दिए जाएंगे। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा और बेहतरीन सीखा होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।